नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक वो पुरानी चीज़, हर एक वो पुरानी जगह जिसमें इतिहास छुपा हुआ होता है और वो इतिहास इतना सुंदर, इतना प्यारा होता है जो हमारे दिल को छू जाता है। हमारा दार्जिलिंग फेमस है टी गार्डन और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं। दार्जिलिंग में चाय बागान शुरू किया अंग्रेज़ों ने, लेकिन अंग्रेज़ 1947 में यहाँ से चले जाने के बाद वो सभी टी गार्डन को संभाला है हमारा भारतीयों ने। तो आज मैंने कोशिश की है कि दार्जिलिंग टी गार्डन के एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दूं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आने वाले दिनों में ऐसे इतिहास और भी देखने को मौका मिल सकता है। और यही वीडियो आप मेरे फेसबुक में देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वो इतिहास। ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा समय निकाल के सुनिएगा। चाय बागानों के आने से पहले दार्जिलिंग एक बहुत बड़ा जंगल था। दार्जिलिंग क्षेत्र सिक्किम के स्वामित्व में था और 1830 के दशक में अंग्रेज के पास चला गया। इस क्षेत्र के मूल निवासियों की संस्कृति और जीवन शैली साधारण थी, जिसकी चाय बागानों के विकास के साथ महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हुई। जैसा कि ज्ञात है, ब्रिटिश सरकार ने चाय के बागान के लिए जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में भूखंडों को विभाजित किया और उन्हें विभिन्न उद्यमी कंपनियों के अधीन कर दिया, जिन्होंने चाय उत्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों, प्रबंधकों और मजदूरों को छांटने के लिए विभिन्न प्रबंध एजेंसियों को नियुक्त किया। कुछ प्रसिद्ध एजेंसियां अभी भी प्रसिद्ध हैं, जैसे एंड्रयू व्यूल एंड कंपनी, बामर लरी और विलियमसन मैगोर। प्रबंध एजेंसियों को चाय बागानों को संचालित करने का और प्रबंधित करने का तरीका सीखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें उत्पादन की रोपाई और विपणन भी शामिल था। यहाँ उसी तरह था जैसे जूट कंपनियों को भी चलाया जाता था। शुरुआती दिनों में जंगलों को साफ करना पड़ा, कारखाने स्थापित करने पड़े। मशीनरी, जिसमें से कुछ 100 टन वजन की थी, जहाज़ों में यूरोप से आयात की गई। निकटतम डकयार्ड से मशीनरी को बजरे द्वारा नदी के ऊपर गंतव्य उद्यमी तक ले जाना पड़ा, और बैलगाड़ियों, मजदूरों के काफिले द्वारा आवश्यक मशीनों को स्थानांतरित करने के लिए सड़कें बनानी पड़ी। यही कारण है हिलकार्ट रोड का निर्माण किया गया था। रेलवे लाइन भी इसी उद्देश्य से बिछाई गई थी। अग्रणी ब्रिटिश थे, विशेष रूप से स्कॉटिश। कुछ को पीढ़ियों बाद याद किया गया, जैसे लेगल स्मिथ, जिन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल के ठीक नीचे सोम टी स्टेट को प्रबंध किया। यह सब काम 1830 के दशक से 1900 के दशक तक चला। शुरुआत में चाय के निवेशक अंग्रेज थे, लेकिन जैसे जैसे चाय उद्योग विकसित हुआ, भारतीयों को भी इस उद्यम में निवेश करने में रुचि बढ़ने लगी। अग्रदूतों में से एक थे जीसी बैनर्जी, जो दार्जिलिंग में चाय बागान के मालिक बनने वाले पहले भारतीय थे। यहीं से बैनर्जी परिवार की चाय से जुड़ाव का इतिहास शुरू होता है। जीसी बैनर्जी 1860 के आसपास सोरामपुर के बोराल नामक अपने पैतृक गांव से पलायन कर गए थे। उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की सेवा में प्रवेश किया और योग्यता के आधार पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी बन गए। जब रेलवे दार्जिलिंग में आ गई और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपना कारोबार बंद कर दिया, तो गिरीश चंद्र ने खरसांग में जीसी बैनर्जी एंड सन नाम के एक डिपार्टमेंट स्टोर शुरू किया, जिसे काफ़ी सफलता मिली। उन्होंने सिलगुड़ी में एक चाय बागान भी खरीदा। जीसी बैनर्जी की असमय और अचानक मृत्यु हो गई।
1910 में तीनों भाइयों ने कैप्टन कीबल से दार्जिलिंग में हैप्पी वैली टी एस्टेट खरीदा। बगान अच्छी हालत में नहीं था। चाय की झाड़ियाँ खत्म हो रही थी, जंगल उजाड़ हो रहे थे और मशीनें बमुश्किल काम कर रहे थे। वास्तव में बगान एक बेकार निवेश था। हालांकि भाई पीछे हटने को तैयार नहीं थे और उन्होंने बगान को फिर से संवारने में अपनी ऊर्जा लगा दी। हरिपद सबसे बड़े थे और शायद उम्र में भी बड़े। सबसे छोटे भाई हेमचंद्र कलकत्ता में वकील थे, इसलिए बीमार बगान को चलाने का काम मझले बेटे तारापद को सौंप दिया गया। तारापद बनर्जी ने पहले कभी चाय बगान को काम करते नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से काम किया और बहुत कुछ पढ़कर और व्यवहारिक काम को देखकर 8 साल के उल्लेखनीय समय में वे बगान को फिर से संवारने में सक्षम हुए और एक बहुत ही कुशल बगान मालिक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पुरानी मशीनों को बदला, एक नई फैक्ट्री बनाई, उजाड़ पहाड़ियों पर फिर से जंगल लगाए और समर्पित देखभाल से चाय की झाड़ियों को फिर से स्वस्थ किया। उनके नेतृत्व में हैप्पी वैली टी एस्टेट को उच्च गुणवत्ता वाली दार्जिलिंग चाय का उत्पादन करने वाले बगानों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया। यहाँ एकमात्र बंगाली और एकमात्र चाय की कंपनी थी जिसने केवल भारत में बल्कि विदेश में भी अपना नाम कमाया और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की। सबसे बड़े भाई हरिपद की मृत्यु 1916 में हो गई। 1920 में शेष दो भाइयों ने हिलकाट रोड पर तीनधारिया रेलवे स्टेशन के नीचे नोरबोंग नामक एक और यूरोपीय चाय बगान खरीदा। यहाँ भी एक बीमार बगान था। इसके अलावा बिक्री के समय इस पर 80,000 रुपए की देनदारी थी। तारापद बनर्जी की विशुद्ध ऊर्जा, इच्छा शक्ति और परिश्रम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें फिर से नए बगान का प्रबंधन सौंपा गया था। यहाँ देनदारी 2 साल की अवधि में खत्म हो गई। इस अवधि में चाय का बाजार स्थिर हो गया और टीपी बनर्जी नोरबोंग को सफल बनाने के लिए सुधार और बदलाव ला सके, जो एक विशाल चाय बगान था। ऐसा कहा जाता है कि कोई सूर्योदय के समय घोड़े पर सवार होकर चलना शुरू कर सकता है और फिर भी सूर्यास्त तक बगान की परिधि तक नहीं पहुंच सकता। भाइयों की उम्र बढ़ने के साथ ही 1928 में संपत्ति का सौहार्दपूर्ण बंटवारा हुआ और हैप्पी वैली टी एस्टेट टीपी बनर्जी के एकमात्र स्वामित्व में आ गया। इसके तुरंत बाद 1929 में उन्होंने वुडेनसर नामक एक और चाय बगान खरीदा और इसे हैप्पी वैली बगान में शामिल कर लिया। इस समूहबद्ध बगान को टीपी बनर्जी के सबसे बड़े बेटे अमियानाथ बनर्जी ने सफलतापूर्वक चलाया, जिन्होंने बाद में हैप्पी वैली को एक लिमिटेड कंपनी बना दिया। टीपी बनर्जी ने 1936 में मकईबारी टी एस्टेट खरीदा था और इसे हैप्पी वैली में शामिल कर लिया था। हालांकि 1946 में अलग अलग विरासत छोड़ने के लिए उन्होंने हैप्पी वैली टी कंपनी से अलग मकईबारी टी एंड ट्रेडिंग कंपनी बनाई। उन्होंने अपने छोटे बेटे पशुपतिनाथ बनर्जी को मकईबारी का मुख्य शेयरधारक और अपने सबसे बड़े बेटे अमियानाथ बनर्जी को हैप्पी वैली का मुख्य शेयरधारक बना दिया। हैप्पी वैली एएन बनर्जी के 3 बेटों मानस कुमार बनर्जी, फाल्गुनी बनर्जी और त्रिदेव बनर्जी के पास चली गई। एएन बनर्जी ने 1958 में भाटकबर टी एस्टेट नाम के एक और बगान खरीदा और इसे शशितारा टी कंपनी नाम की एक कंपनी बना दिया। इसे एएन बनर्जी के मझले बेटे फाल्गुनी बनर्जी ने 1960 से 1976 तक चलाया। आज़ादी के बाद समय बदल गया था, कानून भी बदल गए थे और
इस बगान को कठिन दौर से गुजरना पड़ा। उस समय केंद्र सरकार का एक नया नियम लागू हुआ, जिसके तहत बीमार चाय बागानों का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर उन्हें व्यवहार्य बनाया गया और मालिकों को लौटा दिया गया। टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (TTCI) ने भाटकबर बागान का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। हैप्पी वैली 50 साल तक फलती फूलती रही। यहाँ एक प्रसिद्ध चाय बागान है जो अपनी बेहतरीन एकल संपत्ति चाय के लिए जाना जाता है। उस समय छोटे एकल स्वामित्व वाले चाय बागानों का ध्यान विपणन पर नहीं बल्कि विनिर्माण पर था। बहुत उच्च गुणवत्ता वाली चाय बनाना हैप्पी वैली एक ऐसा बागान था जो शहर के केंद्र के निकट होने के कारण पीढ़ियों से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। उनमें से ज़्यादातर बंगाल से थे। उस समय की कई साहित्यिक पुस्तकों में हैप्पी वैली चाय की उल्लेख इसकी गुणवत्ता के कारण किया गया था। इसकी प्रसिद्धि लोगों के बीच फैली और चाय का यह ब्रांड पूरे बंगाल में चाय के शौकीनों के एक जाना माना पहचान बन गया था। कई कारणों से यह प्रसिद्ध बागान अंततः उत्पादक नहीं बन पाया। इनमें से एक मुख्य कारण यह था कि यह अंततः बहुत से हितधारकों को एक साथ छोटा बागान बन गया। एक और अब तक अप्रत्याशित कठिनाई श्रम समस्याओं के बढ़ने से हुई। 1970 के दशक के बाद एक बड़ा योगदान कारक अलगाववादी आंदोलन था, जो दार्जिलिंग जिले और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों के बंगाल से अलग एक राज्य के रूप में चाहता था, जिसे गोरखालैंड कहा जाता था। समय बदल चुका था और जाहिर है मजदूरों की नई पीढ़ी शिक्षित बच्चे अपने पूर्वजों का काम करने के लिए वापस नहीं आए, यानी कि आगे नहीं आए। इन कठिनाइयों के साथ कंपनियों को देनदारियां बढ़ती रही। हैप्पी वैली हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली चाय बनाने में निवेश करती है। देनदारियों में वृद्धि के साथ मालिकों को यहाँ सुनिश्चित करना पड़ा कि कंपनी का पूरा उत्पादन बिक जाए और तेजी से वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सख्त समय सीमा के भीतर थे। नीलामी घर के एक निश्चित समय के भीतर बागान के पूरे उत्पादन बिक्री के गारंटी देते थे। हैप्पी वैली एक छोटी एकल संपत्ति होने के कारण पर्याप्त कार्यशील पूंजी नहीं थी। लागतों को पूरा करने के लिए मालिकों को बागान के उत्पादन को नीलामी घरों के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे बागान के उचित संचालन के लिए आवश्यक उच्च मूल्य नहीं मिल सके। आखिरकार कई दशक के संघर्ष के बाद बागान कर्ज में डूब गया और प्रसिद्ध बैनर्जी परिवार को अपना 4 पीढ़ी पुराना बागान बेचना पड़ा। उनके साथ ही गुणवत्तापूर्ण चाय बनाने का पूरा तरीका और एक मासूम जीवन शैली भी चली गई, जिसने मालिकों और उनके कर्मचारियों के बीच बहुत प्यार बनाए रखा। चाय बागान एक बड़े परिवार से अलग होकर व्यापार की परमाणु इकाइयां बन गए। तो दोस्तों, ये था हमारा दार्जिलिंग हैप्पी वैली टी गार्डन, मकईबारी और भाटकबर का प्यारी सी इतिहास। ये जितने भी मैंने इतिहास सुनाया आप लोगों को और कुछ टी गार्डन के पुराना फोटो दिखाए, ये सारे जीसी बैनर्जी जो हैप्पी वैली टी गार्डन के मालिक थे, उसके पोते ने मुझे भेजा। अभी वहाँ मुंबई में एज अ डायरेक्टर हिंदी मूवी में काम करता है। उससे मेरी बात हुई थी और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था। मैं दार्जिलिंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं वहीं पला बड़ा और मेरे कई दोस्त थे वहाँ पे। मैं हमेशा दार्जिलिंग को मिस करता हूँ। मेरे पास दार्जिलिंग का इतिहास है, जो टी गार्डन है उसका इतिहास है। आप चाहे तो उसको लोगों तक पहुँचा सकते हो। तो उसने मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा।
अपना इतिहास मैं वैसे भी मैं ढूंढते रहता हूँ, तो मुझे इतना प्यारा प्यारा इतिहास और फ़ोटो भी मिला। आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना या बोलना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में जो भी हमारा दार्जिलिंग का इतिहास है, जिसके पास भी है, वो भी यदि इच्छा रखता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। अपना इतिहास है, अपना पुराना जगह, अपना पुराना टी गार्डन। इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक में भी शेयर कीजिएगा और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। आने वाले दिनों में मिलते हैं दोस्तों। फिर आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।